अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच। आज यार अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच, दुनू टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बजट पे ही फोकस रखेंगे, बजट पे बात करेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान असम्बली का आज बलूचिस्तान का ओवरऑल दर है, वो बजट पास हो गया है। इस पे बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक भी देना है। अच्छा जी, बलूचिस्तान का आज बजट पेश हुआ, लेकिन बजट पेश होने से पहले कोई तकरीबन 3 घंटे हमें इंतज़ार करना पड़ा। उस दौरान हमने 2 बार अपने नाजरीन को उस पर अपडेट भी किया कि सूरत हाल क्या हो रही है, और जो भी सूरत हाल रहा बलूचिस्तान असम्बली के अंदर, वो हमने आपको 2 व्लॉग्स में हमने आपको अपडेट किया। अभी फाइनली बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। इसका ज़ाहिर है कि अभी इस बजट में आगे जाके सेशन में डिबेट होना है, और उमूमी तौर पर देखें तो तकरीबन बजट जब पेश हुआ है तो पास भी हो जाएगा ना। अच्छा, ये तो हमने आपको सारा कहानी बता दिया कि बजट क्यों लेट हुआ। पहले 19 तारीख, 16 तारीख, फिर 19 मई वगैरह, उस पर अभी बात नहीं करेंगे। अब जो बजट पेश हुआ है कितने हजम का है, और बजट में क्या हमें सेहत में क्या मिला है, और एजुकेशन में क्या मिला है, नौकरियां क्या मिलेंगी, इस पे बात करते हैं। टोटल जो बजट है मेरे ख्याल में वो 750 अरब का है, टोटल जो हजम है बजट का, और खसारा इसका 44 अरब है। और तरक्यात के मद में 229 अरब रुपया रखे गए हैं, जबकि गैर तरक्याती मद में 432 अरब रखे गए हैं। अच्छा, फिर डिटेल में बात करते हैं इसमें, पहले मैं फिगर आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी कहा गया है कि 4,500 आसामियाँ जो है वो पैदा की जाएंगी, जबकि अच्छा, ये जो अब बलूचिस्तान इन्होंने कहा है कि हम 57 अरब रुपया जो है अपना जो है खुद पैदा करेंगे, यानी कि मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में, रिकॉर्ड के मद में, पीपीएल के मद में, सुई गैस के मद में, ये जो है वो पैदा करेंगे। और आइंदा माली साल की जो आमदनी होगी वो जो है उन्होंने रखा है कि 701 अरब रुपया जो है रखा गया है। जबकि सेहत के मद में 65, सेहत के मद में 65 अरब रुपया, तालीम के मद में 27 अरब रुपया, अमन अवान पे भी 65 अरब रुपया ये रखा गया है। जबकि ग्रेड 7 से ग्रेड 22 तक जो है उन्होंने कोई रखा है 30% तनख्वाह में बढ़ोतरी की है। और जबकि उससे कम यानी 17 स्केल से कम जो लोग हैं उनका तकरीबन कोई इन्होंने रखा है 35% के करीब, ठीक है। जो पेंशनर हैं उनका 17% जो है उन्होंने रख दिया है, ठीक है ना। तो ये तमाम जो है वो जो बजट का जो खुलासा है, अगर मोटी मोटी चीज़ें हम अगर हम देखें तो ये उन्होंने रखा है। अभी इसमें सब जो हम हमेशा बात करते रहते हैं कि बलूचिस्तान में हर बजट को आप देखें ना, जब भी बजट पेश की गई है उसमें सेहत, तालीम, अमन अमान, इनको हमेशा फौकियत दी गई है, ठीक है। अमन अमान का तो नहीं पता कि अमन अमान में कितनी इम्प्रूव किया है बलूचिस्तान हुकूमत ने, जितने भी हुकूमतें गुजरी हैं उन्होंने इम्प्रूवमेंट कितनी हुई है उसमें। लेकिन तालीम और सेहत में जितने लोग पैसे रखते हैं ना, उसमें हमें इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आती, ना तालीम में आती है और ना सेहत में आती है। अभी हाल ही है जो बजट पेश होने से पहले 7 अरब रुपया जो है, पहले 30 अरब की बात हो रही थी, फिर 20 अरब की बात हो रही थी, अभी ये कहा जा रहा है कि 7 अरब रुपया जो है डिपार्टमेंट महकमा सेहत ने लैप्स करवा दिए है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि गुज़िश्ता आप 2002 से लेकर 2023 तक जितने भी बजट हमने कवर कर लिए हैं ना, उसमें जैसे कि 3 चीज़ों का अमन अमान, सेहत, तालीम, हमेशा हर हुकूमत ने कहा है कि ये हमारा फोकस है, हम फोकियत इसको देते हैं। और ये दोनों सब्जेक्ट, तालीम और सेहत, सबसे ज़्यादा तबाह हाल है बलूचिस्तान में। ना कहीं आपको अच्छा हॉस्पिटल मिलेगा, ना वहाँ पे डॉक्टर मिलेंगे, ना एजुकेशन के यहाँ इस तरह के कोई मराकज़ जो है आपको स्कूल वगैरह नज़र आएंगे। हमरल डॉक्टर मालिक के दौर में एक दो मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ बनी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियाँ बनी, वो अपनी जगह एक टेन्योर था 2.5 साल का, उसको थोड़ा साइड पे रख के, बाकी अगर उमूमी तौर पर हम बात करें तो सेहत और तालीम जो है वो तबाह हाल है। अ, अमन अमान वाले जो बरकरार रखना है जिन्होंने, वो ज़ाहिर है कि उनके लिए जो बजट रखोगे वो अपना तो लेके जाएंगे, वो आपको माफ़ नहीं करेंगे। जो आपने रखा है, 65 अरब रखा है, वो अपने 65 अरब लेके जाएंगे, चाहे वो एफसी हो, पुलिस हो, लेवीज हो, कोई भी हो, जो भी यूनिफॉर्म
पे खड़ा है ना, या उसका जिम्मेदार है अमन अमान बरकरार रखने का, वो अपने पैसे तो लेके जाएगा। उसमें ना लैप्स होने का कोई खतरा है, ना खर्च ना होने का कोई खतरा है, कहीं पे कोई खतरा नहीं है इन दो डिपार्टमेंट्स पे। अच्छा, असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा ये है कि आपने माइनिंग में उसको जो है तरजीह नहीं दी, आपने लाइफस्टॉक को तरजीह नहीं दी, आपने ज़राअत को तरजीह नहीं दी, और आपने फिशरीज को तरजीह नहीं दी। ये जो ये कहते हैं ना कि 57 अरब रुपया जो है हम अपना जो हमारी पैदावार होगी, अगर ये लोग इन तीन चार जो मैं महकमों की बात कर रहा हूँ, उसमें फिशरीज है, ज़राअत है, लाइफस्टॉक है, और माइनिंग है, इन चारों पे अगर कोई भी हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत इन पे थोड़ा फोकस रखे, इनको थोड़ा फोकियत दे, इन पे ईमानदारी से काम करे, तो यकीन मानिए ये जो 57 अरब है ना, ये इससे कई गुना ज़्यादा जो है ये तीन महकमे बलूचिस्तान को मुनाफा दे सकते हैं। आपको पता है कि माइनिंग, कोयले की माइनिंग से लेकर क्रोमाइट, पता नहीं क्या क्या, मतलब मैं मुझे तो नाम भी नहीं आते हैं, वड, नाल, हरनाई, चमालिंग, बोलान, इन तमाम इलाकों में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है मादनियात निकाले जाते हैं, माइनिंग की जाती है। उसका बेनिफिशरी अभी तक बलूचिस्तान का अवाम नहीं हुआ है। इवन के वो जो मज़दूर काम करते हैं उनको भी बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं है। जो ठेकेदारी सिस्टम है, जो ठेकेदार है या जो मालिक है, वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो पुराने घसे पिटे जो है तरीक़ों से जो है अभी तक माइनिंग कर रही है, नंबर एक। दूसरी बात ये कि ये जो फिशरीज डिपार्टमेंट है माहीगीरी का, ग्वादर में पूरी 3 साल से, पूरा 3 साल से एक मूवमेंट चली है इनलीगल ट्रॉलिंग का। अगर ये ट्रॉलिंग रोका जाए, क्योंकि ट्रॉलिंग होती है जो सिंध से वगैरह से, ज़्यादातर सिंध से आते हैं ना, इलीगल जो मछलियों की जो नस्ल कुशी हो रही है, वो ज़ाहिर है कि उनके पैसे चंद लोगों के जेब में जाते हैं, मतलब बहुत मोटा रकम आता है, ऐसा नहीं है कि छोटी रकम आती है। इसलिए इतनी मूवमेंट, पब्लिक के इतने चीखने चिल्लाने, जेल जाने, मुकदमात फेस करने के बावजूद हुक्मरान टस से मस नहीं होते, वो ट्रालर माफिया को नहीं रोकते। उसकी वजह यह है कि वो जो पैसे हैं वो पब्लिक के जेब में नहीं, पब्लिक के लिए खर्च नहीं होते, चंद लोगों के जेब में चले जाते हैं। ये इलीगल ट्रॉलिंग बंद किया जाए, और बलूचिस्तान का जो यहाँ का जो माहीगीर है उनको सहूलियात दी जाएं, और इससे दो दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो जो मछली की नस्ल कुशी है समंदर के अंदर, वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, आपके जो है यहाँ के लोकल का जो फिशरमैन है उसको इसका बेनिफिट जाएगा, और उसके टैक्सेस से जो ज़ाहिर है कि दूसरे सूबे में ये इंपोर्ट होगी, एक्सपोर्ट होगी, सॉरी, या चाइना एक्सपोर्ट होती है, तो उससे जो भी टैक्स आप आयद करेंगे, या जो भी आप एक ज़ाहिर की प्राइस रखेंगे, उसका जो भी मुनाफा आ जाएगा वो फिर बलूचिस्तान के ख़जाने को डायरेक्ट उसका फ़ायदा होगा। अब तक फिशरीज डिपार्टमेंट से 1 टके का फ़ायदा बलूचिस्तान के अवाम को नहीं है। ठीक है, अभी आते हैं एग्रीकल्चर पे। देखें, आपका बलूचिस्तान कहते हैं कि आधा हिस्सा है पाकिस्तान का, ये तो हर कोई कहता है। आप बलूचिस्तान के कहीं पे भी जाएं, सैकड़ों लाखों एकड़ जमीन जो है आपका बंजर पड़ा हुआ होता है, उस पे आज तक किसी हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। और ताकि ये जो अपनी की ज़रूरी पैदावार है उसको डेवलप किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। अगर संजीदगी से और जदीद टेक्नोलॉजी से और किसी और मतलब ये कमीशन वगैरह के चक्कर से निकल के अगर आप अपना ज़राअत को थोड़ा उसको फोकियत दें, तो इतना बड़ा सरजमीन है आपके पास, ये पूरे पूरे पाकिस्तान को चावल, गंदम, मुख्तलिफ़ किस्म के सब्ज़ियाँ, और बाकी जो फ्रूट वगैरह जो ज़ाहिर पैदा होते हैं बलूचिस्तान में, चेरी से लेकर सेब, अंगूर, अनार, ये वो चीज़ें हैं जिनकी मार्केट है, पूरे दुनिया में उसकी मार्केट है, पाकिस्तान में उसकी मार्केट है। अभी अनार
مطلب اس کا ایک اگر جتنا آپ اس کی پیداوار بڑھائیں گے اتنا ہی وہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گا. پوری دنیا آپ سپلائی کر سکتے ہیں. پہلے دنیا تو چھوڑیں، پاکستان کے شہروں میں تو سپلائی کریں. اسی طرح تربوز ہے، خربوز ہے، پیاز ہے، مطلب وہ کپاس ہے. اس وقت سب سے بہتر کپاس نال سے پیدا ہوتی ہے. تحصیل نال ڈسٹرکٹ خوزدار میں سب سے بہتر کپاس، اور اس کی قیمت بھی کافی زیادہ ہے. تو جب آپ اس کو فوقیت دیں گے، اس کو ترجیح دیں گے اپنے بجٹ میں، تو پھر آپ کو زراعت بہت زیادہ فائدہ دے سکتا ہے. اور آدھے سے زیادہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ تقریباً 60-70% لوگ، بلوچستان کے لوگ وہ ہیں جن کی اپنی زمینیں موجود ہیں، جو اپنی پیداوار سے نہ صرف خود خوشحال ہوں گے بلکہ بلوچستان کو بھی بلوچستان کے خزانے کو بھی وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس سیکٹر کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں. میں ڈسٹرکٹ آوارن کی بات کروں گا کہ وہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، ایکڑوں پہ محیط ان کی زمینیں ہیں، پیداوار نہیں ہے. وہ چپڑاسی کی نوکری کے لیے جو ہے نوجوان درخواستیں جمع کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ اس کو پراپر ترجیح دیں گے یا اپنی فوقیت پہ رکھیں گے تو یہ لوگ پھر یہ چپڑاسی وغیرہ کی نوکریوں کے لیے پھر آ کے کاغذات نہیں جمع کریں گے 20-30 ہزار کے لیے. ان کی اپنی پیداوار اتنی ہوگی کہ ان کو نوکریوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. چوتھے نمبر پہ ہے آپ کا لائیو اسٹاک. ایک ٹائم پہ لائیو اسٹاک بلوچستان کا منافع ترین محکمہ ہوا کرتا تھا. اس میں آپ انڈے لیں، گوشت لیں، اچھا مال مویشی لیں، جو بھی مطلب آپ کے لائیو اسٹاک کے اس میں آ جاتا ہے خول میں، وہ تمام پیداوار. یہ میں آپ کو 90 سے مطلب مڈ 1995 تک لائیو اسٹاک ایک بہت منافع بخش ادارہ تھا. آج لائیو اسٹاک بلوچستان کے خزانے پہ بوجھ بن چکا ہے. 1995 96 بلکہ 97 تک، بلکہ 98 تک کی میں بات کرتا ہوں، لائیو اسٹاک بلوچستان کو خزانے کو فائدہ پہنچا رہا تھا. وہ آپ نے نظر انداز کر دیا، وہ کرپشن کی نظر ہو گئی، کک بیکس کا نظر ہو گیا. تو آج لائیو اسٹاک کی یہ حالت ہے کہ آپ کو تنخواہ بھی دوسرے ڈپارٹمنٹ سے یا پورا کر کے، یا جو باقی جو آپ کے آمدنی ہے اس سے جو ہے آپ نے لائیو اسٹاک کو جا کے اس کے ملازمین کو تنخواہ دیتے ہیں. لائیو اسٹاک کو اگر آپ فوقیت دیں گے، آپ کا اس ٹائم میرے خیال میں، جس طرح میں نے کہا کہ 70% لوگوں کے پاس اپنی زمینیں ہیں، اسی مقدار میں یعنی 70% سے زیادہ لوگوں کے پاس مال ہوا کرتے تھے، مویشیاں ہوا کرتی تھی. چونکہ اب جب اس سے کوئی آمدنی نہیں ہے، جب ایک کسی کی مال مویشی میں کوئی بیماری پڑتی ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، بہت سے ایشوز ہیں. وہ بھی اسی طرح نظر انداز کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اب تک یہ ڈپارٹمنٹ بجائے فائدہ مند ہونے کے وہ نقصان دہ ہو گیا ہے. باقی جتنا بھی آپ بجٹ رکھتے ہیں اس کے لیے، وہ پھر وہی بس بیوروکریسی اور منتخب نمائندوں، چھوٹے موٹے ملازمین جو کام کر رہے ہیں، گھاس پھوس خریدنا، ٹھیکیدار وغیرہ، یہ پھر سارا ادھر کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے. آج بھی آپ چلے جائیں کوئٹہ میں، آپ کو اتنے لاغر اور مرے ہوئے جانور ملیں گے، تو پھر اس سے آپ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مطلب کس صورتحال میں. ابھی بقر عید آ رہا ہے، تمام لوگ جو ہے باقی جو پرائیویٹ مویشی منڈی ہیں لوگ ان کا رخ کرتے ہیں، لیکن لائیو اسٹاک کا اپنی جو وہ منڈی لگاتی ہے ایک، وہاں پہ لوگ جاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ دمبے ہوں یا بکرے ہوں وہ قربانی کے لائق ہی نہیں ہوتے. اس کو اگر اس ڈپارٹمنٹ کو، اس محکمے کو بھی اگر آپ ترجیح دیں یا دے دیتے تو یہ بھی کافی حد تک بلوچستان کے معیشت کو بہت بڑا جو ہے وہ سپورٹ دے سکتی ہے یہ ڈپارٹمنٹ. اور اس سے بھی جو مالدار ہیں ظاہر ہے وہ بھی خوشحال ہوگا نا. پھر وہ نوکریوں کے لیے وہ نہیں بھٹکے گا. ابھی ہمارے یہاں ایک بحث چل رہی ہے،
بات بہت لمبی ہو رہی ہے کہ یہ ایسا ٹاپک ہے، اس پہ اگر پورا دن بیٹھ کے بات کیا جائے بات ہو سکتی ہے اس پہ. تو آخری میں ختم ہونے سے پہلے ایک چلتے چلتے بتا دوں کہ ہمارے یہاں ایک بحث ہو رہی ہے نا کہ جی بلوچستان میں جو ہے باقی متبادل ذرائع آمدن نہیں ہے، لوگ یہاں پہ فیکٹریاں نہیں ہیں، یہاں پہ انڈسٹری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس لوگ ڈپینڈ ہیں سرکاری ملازمتوں پر. یہی کہا جاتا ہے نا. میں چیلنج سے کہتا ہوں ان 4 ڈپارٹمنٹس کو آپ ترجیح دیں، ان کی بجٹ بڑھا دیں اور ترجیح بنیادوں پہ اس پہ کام کریں، نیک نیتی سے کام کریں. آپ کو بلوچستان میں نہ انڈسٹری لگانے کی ضرورت پڑے گی، نہ سرکاری ملازمتیں کریٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی. آپ ایک بار کر کے تو دیکھیں کہ یہ آپ کو کتنی آمدنی، کتنا منافع دے گا اور کتنے لوگوں کو اپنے اندر کپا لے گا. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.